हे एवरीवन और बच्चों, सब बढ़िया। तो आओ, आज है अपना वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 2। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। ओके, तो अपना सबसे पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। रुको यार, यहाँ नहीं लिखता हूँ, एक अगला स्लाइड ही ले ले लेता हूँ। चलिए, एकदम बढ़िया भौकाली वाला लिखते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आइए, तो जो सबसे पहला टॉपिक है अपना आज का, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, और जो अपना सेकंड टॉपिक है दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर। देन थर्ड वन है अपना एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ओके, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो आइए स्टार्ट स्टार्ट करते हैं इसको। लास्ट टाइम हमने यहां तक देखा था कि वेक्टर्स को लिखना कैसे है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक किसी को? बहुत बढ़िया। चलिए शुरू किया जाए। राइटिंग का ना फोबिया हो गया एकदम। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। चलिए बच्चों, लिखना स्टार्ट कीजिए कि वेक्टर्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो हमें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, ओके, सबसे पहला पहला प्रॉपर्टी, अ वेक्टर रिमेन्स, अ वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, a vector remains unchanged if it is moving, if it is moving parallel to itself, if it is moving parallel to itself। ठीक है, जस्ट अज्यूम कि मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया लाइक दिस, और इसका नाम दिया मैंने वेक्टर ए। ओके, अब जस्ट अज्यूम कीजिए कि इस वेक्टर को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वेक्टर को पैरेलली मूव कर रहा हूँ। ये वेक्टर जहां भी जाएगा अपने ओरिजिनल वेक्टर के पैरेलल होगा, चाहे वो यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, ये यूनिवर्स के किसी भी कोने में चला जाए। अगर मैंने इसको पैरेलल ही शिफ्ट किया जाए, ऊपर नीचे आगे पीछे कहाँ भी जाए, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होती है, आप इसको कहीं भी रख दीजिए, बस ये क्या होना चाहिए? अपने वाले वेक्टर के साथ में पैरेलल होना चाहिए। जैसे कि इसके साथ में, बस ये क्या हो, यहाँ पर इसके साथ में पैरेलल हो बस। तो ये भी वेक्टर ए रहेगा, ये भी वेक्टर ए रहेगा, ये भी वेक्टर ए ही रहेगा, और ये भी वेक्टर ए ही रहेगा। अब वेक्टर डज नॉट चेंज इटसेल्फ जब तक हम उसको पैरेलल मूव कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो इतनों की तो जरूरत नहीं है, थोड़ों की ही जरूरत है, थोड़ा ही लिखेंगे हम। जैसे तुमको गायब नहीं होना था भाई। हम्म, यहाँ पर क्या हो रहा है? पैरेलल शिफ्ट। चलिए, अब आते हैं जरा सेकंड प्रॉपर्टी पे, ध्यान दो। ऑन चेंजिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, on changing the coordinate axis, coordinate कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है कि मैं ओरिजिन ही चेंज कर रहा हूं। मैं अभी बताऊंगा आपको, इसका मतलब होता है कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ओके, ऑन चेंजिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड।
वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। लाइक मैं कैसे बोलना चाहता हूं, तो लाइक ये मेरा हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, 3D कोऑर्डिनेट, जिसके अंदर यह आपका x है, यह आपका y है और यह आपका z है। ओके, जस्ट अज्यूम कि इसके बीच में यहां पर मैंने कोई वेक्टर लिया है, यहां पर मैंने कोई ऐसा एक रैंडम वेक्टर लिया। अब ध्यान से देखना, इस वेक्टर का जो लेंथ है ओरिजिन से, वो चेंज होगा कभी? डेफिनेटली नॉट ना। इस वेक्टर का लेंथ ओरिजिन से कभी चेंज ही नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ इस पॉइंट के ऊपर, कुछ मेरे को x कॉमा वाई कॉमा जेड होगा, और यहाँ पे कोई मेरे को मिलेगा जैसे कि जेड एक्स प्लेन में कुछ तो होगा, 0 कॉमा x कॉमा 0 कॉमा जेड। ओके, तो ये जो वेक्टर का लेंथ है, चाहे चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे लिया जाए, जैसे कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कोई दूसरा ओरिजिन ही बना लिया। ओके, इसको डिलीट करो। ठीक है, और अगर इस वेक्टर को मैं थोड़ा सा दूर किए देता हूं, तो इसका ये जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट तो चेंज हो गया है। ओके, और प्लस मैंने ओरिजिन भी चेंज कर दिया है। ये वो वाला ओरिजिन नहीं है जो पहले था, ये दूसरा ओरिजिन है। ओके, ये क्या है? ये दूसरा ओरिजिन है। मैंने ओरिजिन भी चेंज कर दिया, मैंने कोऑर्डिनेट भी चेंज कर दिया। क्या इस वेक्टर का लेंथ चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं। शायद ये मेरे पीछे आ रहा है ना। वेट 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 वेट, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना? आई थिंक अब दिख रहा होगा। ओके, मैंने क्या किया, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम भी चेंज कर दिया, वेक्टर वही रखा। सिर्फ एट द एंड यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बदलेगा। इट विल बिकम एक्स नॉट, वाई नॉट एंड जेड नॉट। कोई रैंडम कोऑर्डिनेट बन जाएगा। लेकिन क्या वेक्टर के लेंथ में चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप ओरिजिन चेंज कर दो, इसको ओरिजिन O1 बोल दो और इसको O2 बोल दो। ओ, अगर मैंने ओरिजिन चेंज किया तो वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये पहले भी वेक्टर आर ही था और अभी भी ये वेक्टर आर ही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली coordinates will be same, vectors remain, only coordinate will change, vector remains same। only coordinate will change, vector remains same। vector remains same। ओके, चलिए, तो हमने पहले दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी दिखी कि वेक्टर कब चेंज नहीं होता है। अब देखते हैं वेक्टर कब चेंज होता है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, ऑन रोटेटिंग on rotating the coordinate axis, on rotating the coordinate axis, vector remains unchanged। तीसरा वाला प्रॉपर्टी भी वही है अपना, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। अभी हम लोगों को वेक्टर को भी रोटेट करना है यहाँ पर। ऑन रोटेटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। इसमें भी वेक्टर चेंज नहीं होगा, चाहे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को कितना ही चेंज कर लूं। घुमा दूं चाहिए तो क्या फर्क पड़ता है, अपने ही हाथ में तो है। झिंगलाला करके घुमा दो उसको।
रुको, इनको ना रंग दे देता हूँ कुछ, ताकि बाद में नाम लिखने में आसानी हो। चलिए, ये मेरा वेक्टर है। ओके। अब ध्यान देना आप लोग जरा कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही रोटेट करूंगा। ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अपने ही एक्सिस पे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो क्या इससे मेरे वेक्टर को कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y, और ये आपका हो गया z। वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। जो वेक्टर पहले था वही वेक्टर अभी भी है आपका। समझ गए? चलिए, तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करते हैं, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करते हैं, तो यहां पर वेक्टर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। आइए अगली प्रॉपर्टी, वेक्टर चेंजेस वेक्टर चेंजेस उप्स, कैमरा बंद हो गया और पता ही नहीं लगा हमको। आई गेस अब दिख रहा होगा, पहले बंद हो गया था। ओके। ओके, चलिए, कैमरा वापस आ गया। आइए, तो वेक्टर चेंजेस ओनली इफ वेक्टर itself rotated itself rotated। ओके। तो वेक्टर खुद ही चेंज तब होगा जब उसको हम रोटेट करेंगे, अदरवाइज कुछ भी कर लिया जाए वेक्टर चेंज नहीं होगा जब तक उसका मैग्नीट्यूड या नंबर चेंज न किया जाए। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई वेक्टर है जिसको मैंने नाम दे दिया लेट इट बी वेक्टर आर। ओके, या सिंपल सा नाम दे देता हूँ, वेक्टर ए दे देता हूँ। ओके। अब ध्यान दीजिए, यही वेक्टर है मेरा। ओके, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दे रहा हूं। रोटेशन किया मैंने, कैसे मालूम पड़ा मुझे? वी विल सी दी एंगल ऑफ दिस वेक्टर बाय एक्स एक्सिस। तो ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, दिस एंगल इज थीटा, और ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है विद द एक्स एक्सिस, ये एंगल कुछ तो होगा थीटा वन, थीटा के बराबर नहीं होगा। मीन्स अगर इसका ग्राउंड के साथ में एंगल चेंज हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये अब पिछले वाला वेक्टर नहीं रहा, अब ये वेक्टर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो लेट दिस विल बिकम वेक्टर बी। ओके, और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी, क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम नहीं है। ओके, तो एक बात नोट करके यहाँ पे लिखिए कि वेक्टर को सिर्फ डायरेक्शन से नहीं, जैसे कि इसका डायरेक्शन मैंने चेंज किया रोटेट करके, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड से भी चेंज कर सकते हैं। अ वेक्टर कैन बी चेंज by changing its magnitude and direction, its magnitude और डायरेक्शन। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर मेरे को अगर किसी वेक्टर को लिखना है तो वेक्टर को लिखने के दो, मतलब कि मेरे को दो चीजों की नीड होती है। एक तो रहना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा रहना चाहिए उसका डायरेक्शन। ओके, तो अगर मुझे लेट सपोज कि मुझे इस वेक्टर को चेंज करना है, तो इस वेक्टर को चेंज करने के लिए या तो मैग्नीट्यूड को चेंज करो या तो डायरेक्शन को चेंज करो। अगर मैं मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखता हूं तो मुझे डायरेक्शन को चेंज करना होगा। ओके, मेरा वेक्टर चेंज हो जाएगा, या फिर इसको चेंज करना है और मेरा डायरेक्शन कॉन्स्ट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो आपको मैग्नीट्यूड को चेंज करना होगा और डायरेक्शन को कांस्टेंट रखना होगा, तो भी ये चेंज हो, तो भी ये क्या होगा, चेंज होगा। या तो दोनों को ही चेंज कर दो आप, आपने मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया और आपने
डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, देन वी कैन से दैट कि अपना वेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी होती है कि हम किसी भी जो अपना दिया गया वेक्टर उसको चेंज कैसे करें। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो यहाँ पे अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। दूसरा टॉपिक क्या था अपना? तो फर्स्ट टॉपिक डन। अब अगला टॉपिक है अपना एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आइए, हेडिंग लिखिए। एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके, चलिए अब देखिए, सपोज कीजिए मैंने एक वेक्टर ऐसा लिया और इसको नाम दिया वेक्टर ए। ठीक है, फिर मैंने एक दूसरा वेक्टर ऐसा लिया, इसको नाम दिया मैंने वेक्टर बी। इसको नाम दिया हमने वेक्टर बी। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो इनको मैं जोड़ूंगा कैसे? इनको जोड़ने का एक तरीका होता है, ध्यान से देखिए कि इस वेक्टर के हेड पे अब मेरे को किस प्रकार जोड़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, कि मेरे को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है या फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं फिलहाल के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना चाहता हूं। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर वेक्टर ए प्लस बी बी में कर रहा हूं तो ए के हेड पे बी के टेल को लगाना होगा। ओके, हमें ए के हेड पे बी के टेल को लगाना होगा, तो ये वेक्टर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। दिस इज माई वेक्टर ए एंड दिस इज माई वेक्टर बी। ओके, अब मुझे अगर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए जोड़ना है तो बी के हेड पे ए का टेल लगाना होगा। ये वेक्टर बी हो गया मेरा, और यहाँ पे बी के हेड पे ए का टेल लगेगा। ओके, दिस इज माई वेक्टर बी एंड दिस इज माई वेक्टर ए। तो जैसे कि आप एरो को देख सकते हो, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वेक्टर ए, तो इसके हेड पे जब मैं वेक्टर बी को जोड़ता हूं तो इसका टेल इसके हेड के साइड में आता है। तो ए के हेड पे बी का टेल होगा, टेल है, हेड टेल करके हम लोग इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। ओके, चलिए अब इनमें एक टर्म होता है रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे कि मैंने ए और बी को जोड़ तो दिया, तो ये किसी एक नए वेक्टर के बराबर होंगे जो फाइनल मेरे को यहाँ पे वेक्टर मिलने वाला है, ये भी रिजल्टेंट वेक्टर के ही बराबर मेरा होगा। अब वो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम वो लिखते हैं इनिशियल का टेल और फाइनल के हेड को जोड़ के। कैसे लिखते हैं हम? इनिशियल के टेल और फाइनल के हेड को जोड़ के ये अपना बन जाएगा वेक्टर आर, विच विल रिटर्न एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, ये भी अपना क्या होगा, यहाँ पे बी अपना इनिशियल है और ए अपना फाइनल है, तो इनिशियल का टेल लेंगे और फाइनल का हेड लेंगे। दिस इज अवर वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं हम लोग? रिजल्टेंट वेक्टर बनाने के लिए ध्यान में रखने का कि इनिशियल का हेड एंड फाइनल का टेल, सॉरी इनिशियल का टेल और फाइनल का हेड, इनिशियल का टेल एंड फाइनल का हेड, इनिशियल का टेल फाइनल का हेड, इनको जोड़ दो तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। साफ एकदम, कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो इसी प्रकार से इसको जोड़ा भी जाता है नॉर्मली। हेड टेल यहाँ पे, हेड टेल यहाँ पे, टेल और हेड। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए फिर जरा एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। एक बात ध्यान में रखना कि आप वेक्टर को कैसा भी चेंज कर लो, रिजल्टेंट चेंज नहीं होने वाला है उसका। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। आप वेक्टर्स को कैसे भी जोड़ दो, रिजल्टेंट का डायरेक्शन सेम होगा। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये है अपना वेक्टर ए,
फिर यहाँ पे है वेक्टर बी, फिर यहाँ पे है वेक्टर सी। ओके, और ये रहा अपना वेक्टर डी। हमें इन वेक्टर्स को जोड़ना है। ओके, अब देखिए आप इनको तीन अलग अलग नंबर ही समझिए। इन सबको जोड़ने के बहुत सारे प्रकार है। जैसे कि मैं अगर इनको चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। मैं चाहूं तो मैं इनको ऐसा भी लिख सकता हूं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए। तीसरा तरीका कौन सा है इनको लिखने का, आगे वाले को खसकाते जाओ बस, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चौथा चौथा तरीका कौन सा है इनको लिखने का, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। पांचवा तरीका कौन सा है, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। और भी तरीके हैं इनको लिखने के। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इनमें से दो तीन तरीका यहाँ पे उठा लेते हैं। ओके, तो बाकी जितने भी तरीके पॉसिबल है आपको उनसे ट्राई करना है। वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी। ओके, इनमें से जो तीन तरीका मैं उठाने वाला हूं उनको मैं लिखता हूं, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, सी डी बी ए। ओके, तो और भी तरीके पॉसिबल है, यहां पर लिख सकते हो। हम इनमें से तीन ही तरीका लेंगे। ओके, कौन कौन से, पहला तरीका तो ये होगा अपना, दूसरा ये ले लेंगे, तीसरा ये ले लेंगे। ओके, चलिए, तो ये रहा तीसरा और ये रहा दूसरा तरीका। हम्म, चलो ठीक है। तो सबसे पहले मैं लूंगा वेक्टर ए। ठीक है, फिर उसके बाद लूंगा मैं वेक्टर बी। ध्यान देना, ए के हेड पे बी का टेल लगना चाहिए, हेड टेल करके जोड़ना है यहाँ पर। ओके, देन उसके बाद में मैं लूंगा वेक्टर सी, देन उसके बाद लूंगा मैं वेक्टर डी। ये मैंने लिख लिया, दिस इज माई वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी। ओके, चलिए अब आगे ध्यान से देखिए जरा। अगर आप इनका रिजल्टेंट वेक्टर लिखने जाएंगे तो ये होगा इनिशियल का टेल और फाइनल का हेड। यह आपको मिलने वाला है, दिस इज योर वेक्टर आर। ओके, दिस इज योर वेक्टर आर विच इज वेक्टर ए प्लस, काम करता हूँ, आर तो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये तो समझ ही जाओगे आप लोग। तो ये अपना हो गया वेक्टर आर। अब देखिए अब क्या होगा ना, आप लोग बाकी का केवल ओरिएंटेशन बदल रहे हैं बट रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अभी देखना आप लोग। ओके, तो पहले क्या अपना वेक्टर बी है, अब तो वेक्टर बी, वेक्टर बी के हेड पे सी का टेल। ठीक है, देन ए के हेड पे, सॉरी सी के हेड पे ए का टेल, ऐसा। ओके, और ए के हेड पे डी का टेल। अरे यार, कॉपी होना चाहिए था। ओके, अब इसको देखिए, सो दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए
एंड दिस इज वेक्टर डी। अब ये हो गया मेरा इनिशियल का टेल और ये हो गया मेरा फाइनल का हेड। ध्यान देना जरा आप लोग, मैं यही रिजल्टेंट यहाँ पे उठा के रखने वाला हूँ, एग्जैक्टली फिट बैठेगा वो। देख रहे हो, पूरा पूरा फिट बैठ चुका है ये एकदम। दिस इज अवर रिजल्टेंट, कुछ चेंजेस नहीं आए इसके अंदर। ठीक है, चलिए तीसरा वाला करते हैं। अरे हेलो, चलिए चालू है। तीसरा वाला देखिए जरा, पहले वेक्टर सी है, कहाँ पे किया जाए, जगह है, चलो निपटाते हैं ऊपर ही। ओके, तो ये हो गया अपना वेक्टर सी। सी के हेड पे डी का टेल। थोड़ी सी ना जगह बनाते हैं, जगह की कमी है थोड़ी सी, वरना मैं ही अपने आप को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लूंगा। ओके, सी के हेड पे डी का टेल। नाउ वेक्टर बी, तो डी के हेड पे बी का टेल। नाउ दिस इज अवर वेक्टर ए। कुछ ऐसा आया, बहुत बढ़िया हो गया इसमें। ध्यान दीजिए, मैं रिजल्टेंट नया नहीं बनाने वाला, ये सी को उठाऊंगा मैं। एग्जैक्ट परफेक्टली फिट बैठ गया ये। इट मीन्स कि रिजल्टेंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही रहेगा, अदरवाइज आप लोग वेक्टर का कॉम्बिनेशन कुछ भी कर लो। तो दिस इज वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर बी, एंड दिस इज अवर वेक्टर ए। आप लोग इसको पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोल सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल में हम लोग दो ही साइड्स लेते हैं, तीसरी अपने आप बन जाती है उन दोनों को जोड़ती हुई। जब दो से ज्यादा साइड्स होती है उनको हम लोग पॉलीगन में काउंट करते हैं। ओके, चलिए, तो बाकी के जितने एग्जांपल्स है यू कैन ट्राई एट योर होम, बट मेरी सलाह है कि तीन में ही मान जाओ। ओके, चलिए अब अगला देखिए जरा। मैंने आपको कल ना एक क्यूब का शेप देके मैंने आपको वो डायग्राम निकालना सिखाया था, याद है? सॉरी, उसके डायगोनल का वैल्यू निकालना सिखाया था। तो जरा यहाँ पे एक्सिस में निकाल लूं। एक्स एक्सिस, दिस विल वाई एक्सिस। पॉसिबल हो तो आप सब भी ड्रॉ ही कर लो यार। ओके, क्योंकि वेक्टर्स में ड्राइंग बहुत है, वेक्टर्स का पूरे फिजिक्स में ड्राइंग बहुत है। सो इट विल योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसका डायरेक्शन वेक्टर है आई कैप, इसका डायरेक्शन वेक्टर है जे कैप, इसका डायरेक्शन वेक्टर है के कैप। ओके, चलिए अब जरा एक बात ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे जरा इसका लेंथ लिखने वाला हूं मैं, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, वाह, ये जो लेंथ है, ये लेंथ होगी आपकी एक्स नॉट। ठीक है, इस पॉइंट तक, ताकि मैं कोऑर्डिनेट्स लिख सकूं इजीली। ओके, तो इस पॉइंट तक की लेंथ कितनी है मेरी, फ्रॉम ओरिजिन से एक्स नॉट, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, थोड़ा सा थिकनेस कर दो ताकि दिखाई दे, इसकी बात कर रहा हूँ।
ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट तक की लेंथ ये आपकी है वाई नॉट, एंड आफ्टर दैट यहां से यहां तक की लेंथ ये आपकी है जेड नॉट। ओके, तो आई गेस अब कोऑर्डिनेट्स लिखना तो सबके लिए आसानी होगा अगर लिखने जाएंगे तो। सबसे पहले एक काम करो, इनका वेक्टर्स लिख लो। तो अगर मैं इस वेक्टर को कोई नाम दे दूंगा पॉइंट, नहीं तो आप लोग अगर इसका वेक्टर लिखना चाहोगे तो ये आपको मिल जाएगा एक्स नॉट आई कैप इजिली। ओके, एक्स नॉट आई कैप बन जा मेरे भाई, एक्स नॉट आई कैप। ये जो वेक्टर है आपका, ये वेक्टर क्या है आपका, ये वेक्टर आपके लिए होगा जेड नॉट के कैप, और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर आपके लिए होगा वाई नॉट जे कैप, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ओके, अब ध्यान दीजिए कि मुझे ना इस पॉइंट तक जाना है। मुझे ना इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है, जहां पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा हम सबको पता है, दैट इज एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होने वाला है। ओके, वैसे तो हमको सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, वन बाय वन लिख ही लेते हैं फिर। अब लिखना स्टार्ट किया है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिलने वाला है हमको, 0 वाई नॉट जेड नॉट। ओके, फिर को ये एक्स वाई प्लेन है ना, जेड थोड़ी ना इसके अंदर, एक्स नॉट वाई नॉट जीरो होगा यहाँ पे क्योंकि जेड एक्सिस तो नहीं है। देन इसका जो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 0 वाई नॉट जीरो, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 0 जेड नॉट, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा x0 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में y0 है तो x0 0 जेड नॉट, क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन में है। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। आइए, अब जरा ध्यान दीजिए कि हम लोग इस वेक्टर पे जाएंगे कैसे। अरे यार क्या हो गया, ये वेक्टर नीचे कैसे चला गया, इसको लॉक करो बे। ये ऊपर देखना चाहिए, ये नीचे भाग गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दो कि मैं इस पॉइंट तक कैसे पहुंचूंगा। सबसे पहले एक्स नॉट में जाऊंगा मैं, ऐसे। ओके, देन एक्स नॉट के हेड पे वाई नॉट वाले का मैं टेल रखूंगा, ऐसे। फिर उसके बाद में वाई नॉट के हेड पे जेड नॉट का टेल रखूंगा, ऐसे। तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं इस पॉइंट के लिए यहां से कुछ वेक्टर दूं तो ये होगा वो वेक्टर। ओके, ये होगा अपना वो वेक्टर, समझ गए। तो अगर मैं इसका नाम रख देता हूं लेट इट बी वेक्टर आर। ओके, तो वेक्टर आर का इक्वेशन क्या मिलना चाहिए, सबसे पहले ध्यान से देखो, ये अपना कौन सा वेक्टर मिल गया यहाँ पर, दैट इज एक्स नॉट आई कैप। देन एक्स नॉट आई कैप के ऊपर क्या है यहाँ पर, वाई नॉट जे कैप है, ये वाई नॉट जे कैप है। एक्स नॉट के हेड पे इसका टेल, आफ्टर दैट जेड नॉट के कैप, यहां से ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया जेड नॉट के कैप, और ये आपका आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर का इक्वेशन लिखना चाहूँ, कैसे लिख सकता हूँ यार, सीधी सी बात है, हेड प्लस टेल प्लस, मतलब हेड टेल करके लिख दो। क्या मिल जाएगा इक्वेशन, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप। क्लियर एकदम, ये तो हो गया मेरा इसका वेक्टर इक्वेशन। ये तो हो गया इसका वेक्टर इक्वेशन। ओके, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा जरा बताओ मेरे को, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमने कल ही लिखा था इसका मैग्नीट्यूड, याद है, इसकी वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाला था,
ऐसे करके, फिर ये एक्स नॉट, फिर ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपने को मिला था। ओके, वो डेरिवेशन एक बार रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलने वाला है, इट विल एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर अपने को मिलने वाला है। क्लियर एकदम? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? बिल्कुल भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, जरा यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर भी निकालें। तो यहाँ पे मैं वेक्टर आर को कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर कैप, नालायको इसको मैं आर भी बोल सकता हूँ। अच्छा, ये आर और ये आर सेम है, कंफ्यूज मत होना। ओके, मैं सिर्फ अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ इसको। ओके, तो यहाँ से मेरे को आर कैप क्या मिलने वाला है, आर कैप मुझको मिल जाएगा वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो वेक्टर आर कितना है मेरा, वेक्टर आर है मेरा एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जी कैप प्लस जेड नॉट के कैप दी होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर। दिस इज योर यूनिट वेक्टर। ओके, दिस विल बिकम योर यूनिट वेक्टर। और यहीं से आगे जाके हम लोग अपना डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू भी निकालेंगे, बट वो अभी नहीं है हमको, तो वो आगे है। ओके, पॉइंट का नाम दे दो पॉइंट पी। तो दिस ऑल्सो बी रिटर्न एज योर ओपी वेक्टर। ओके, and your r cap is also can be written as op cap equals to op vector or magnitude of op vector or only op। ओके, समझ गया इतना? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं, एकदम मक्खन जैसा समझा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जरा कि अगर कोई एक रैंडम वेक्टर प्लेन में दिया हो तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, जिसके पास दो दो कोऑर्डिनेट हो बट वो ओरिजिन से पास ना होता हो। ओके, वो लिखना भी हमें आना चाहिए। नाउ राइट, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया, रैंडम वेक्टर। ओके, जहां पर इस वेक्टर के इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ए और वेक्टर के इस पॉइंट का नाम है पॉइंट बी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे को क्या मिलने वाला है, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और इस पॉइंट का अपना कोऑर्डिनेट होगा x2 कॉमा y2 कॉमा z2, x2 कॉमा y2 कॉमा z2। ओके, चलिए तो अगर ओरिजिन से देखा जाए, अगर ओरिजिन से देखा जाए तो एक यहाँ पर है वेक्टर r1 बोल दूंगा मैं पॉइंट ए को, और इसको मैं बोल दूंगा वेक्टर r2। तो दिस इज r1 एंड दिस इज r2 वेक्टर, r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। ओके, चलिए तो सिंप्लीफाई के लिए एक काम कीजिए, इसको वेक्टर r लिख लीजिए। ओके, अब इस वेक्टर का वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे जिसके दो दो कोऑर्डिनेट्स हो। तो अगर ध्यान से आप लोग देखो तो इसके हेड पे वेक्टर r का टेल है, r1 के हेड पे r का टेल है। काम करता हूँ, इसको थोड़ा सिंपल करके लिख दूंगा, दिस इज वेक्टर r। तो r1 के हेड पे r का टेल, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको ऐड कर सकता हूँ। तो वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r इज इक्वल्स टू इनिशियल का टेल और फाइनल का हेड, इनिशियल का टेल और फाइनल का हेड। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये r2 वेक्टर के बराबर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से मेरे को वेक्टर r क्या मिल गया, इट विल r2 माइनस ऑफ वेक्टर r1। ओके, चलिए अब जरा यहां से वेक्टर r1 के लिए इक्वेशन बताइए मेरे को। तीन कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, x1 y1 z1। तो ये अपने को देगा x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। वेक्टर r2 के लिए इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर वेक्टर r2 के लिए इक्वेशन होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ओके, नाउ substitute this,
ये क्या बनने वाला है आपका R2 वेक्टर, x2 आई कैप, जो थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ इसको, इट विल बिकम x2 आई कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस ऑफ x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ओके, नाउ ब्रैकेट ओपन होगा, क्या मिलेगा यहाँ पर, x2 आई कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस ऑफ x1 आई कैप प्लस y1, सॉरी माइनस ऑफ y1 j कैप, माइनस अंदर जाएगा ना, देन माइनस ऑफ z1 k कैप। आई कैप को सामने लेके आ जाओ, इट विल बिकम x2 आई कैप, एक एक स्टेप लिखो, x2 आई कैप माइनस ऑफ x1 आई कैप प्लस y2 j कैप माइनस ऑफ y1 j कैप, देन प्लस z2 k कैप माइनस ऑफ z1 k कैप। ओके, नाउ आई कैप कॉमन निकाल लो, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये क्या मिल गया मेरे को, वेक्टर r मिल गया। सीधी सी बात है, अब इसको लिखना थोड़ा और सिंपल हो गया है। ठीक है, और इसको हम लोग दूसरी भाषा में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं। जब मैं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन सिखाऊंगा तब मैं ये आपको बताऊंगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो ये हमको मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अब क्यूआर कोड इतने जल्दी आ गया। चलिए, तो हमको वेक्टर आर क्या मिल गया, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। एक बात बताइए, क्या आप लोग इसका मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज याद हो तो आपने मैग्नीट्यूड लिखने के लिए और कुछ नहीं किया, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर किया, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर किया और के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर किया। तो अगर मुझे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या करना होगा, सीधी सीधी सी बात है, मुझे आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या मिल जाएगा ये, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ओके, डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। अब इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर r इक्वल्स टू r इंटू आर कैप। तो यहाँ से जो डायरेक्शन वेक्टर है क्या मिलने वाला है मेरे को, वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, इसको हम लोग r भी लिख सकते हैं बाय द वे। ओके, तो वेक्टर r कितना है मेरा, वेक्टर r है अपना x2 माइनस x1 आई कैप प्लस ऑफ y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 का k कैप दी होल डिवाइडेड बाय वेक्टर, मतलब r का मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। दिस इज योर वेक्टर r। ओके, चलिए तो काम करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लिया जाए ताकि इसको आप लोग फील भी कर पाए कि न्यूमेरिकल अप्रोच जब आएगा तो क्या करना होगा। ओके, एग्जांपल्स। चलिए, तो पहला एग्जांपल देखिए, आपको मिला है वेक्टर ए, दैट इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप
प्लस 5 k कैप, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर्स। ओके, चलिए निकालते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4 स्क्वायर, के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 5 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ, इट विल बिकम 16, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 प्लस 25, तो 9 प्लस 16 कितना होता है आपको, 25 प्लस 25 50। ओके, इट विल बिकम 25 इंटू 2, तो 25 को रूट के बाहर निकाल लो, मैग्नीट्यूड कितने मिलेगा आपको, 5√2 मिलेगा। ओके, दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, नॉर्मल ए। अच्छा, इसका डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, देखो जरा, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए इंटू ए कैप, तो ए कैप यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, वेक्टर ए अपॉन ए। ओके, तो वेक्टर ए कितना है मेरा, 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप, दी होल डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड कितना अपना 5√2। अगर मैं डिनोमिनेटर सेपरेट करूं तो नंबर क्या मिलने वाला है, 3/5√2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, आई कैप प्लस 4/5√2 जे कैप प्लस 5/5√2 की कैप। ये आ गया अपना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैप, सॉरी वेक्टर ए कैप। अब अगर मैं यहाँ पे, ये तो मेरे को इसका डायरेक्शन मिल गया। ओके, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्योंकि मैंने आपको एक बात नोट करके लास्ट लेक्चर में लिखवाई थी, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। चलिए उसको प्रूफ करके भी देख ही लेते हैं कि सच में 1 होता है कि नहीं होता। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़े, तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैप निकालना पड़े, तो सीधी सी बात है, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना होगा। ओके, देन स्क्वायर रूट ऑफ, बहुत बड़ा सा स्क्वायर रूट, ब्रैकेट में 3/5√2 का होल स्क्वायर प्लस 4/5√2 का होल स्क्वायर प्लस 5/5√2 का होल स्क्वायर। कोई यहाँ कैंसिल मत कर देना अभी, तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या मिलने वाला है मेरे को, 5√2 का होल स्क्वायर मेरे को मिल जाएगा हर जगह। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में मेरे को मिलने वाला है 5√2 का होल स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कितना मिलने वाला है मेरे को, ये 50 मिलने वाला है। सिंपल सी बात है, सॉरी 50 नहीं मिलेगा, कितना मिल, अच्छा ये 50 मिलेगा, 9 प्लस 16 प्लस 25, 50। तो 50 अपॉन ये हो जाएगा 25 इंटू 2। भाई साहब मेरे को रूट में कितना आ गया, 50/50 आ रहा है। कितना आ रहा है रूट में, 50/50 विच इज इक्वल्स टू 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा मेरा। तो मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ एनी यूनिट वेक्टर सिर्फ कितना होता है आपका, 1 होता है। ओके, चाहिए तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन का लेके यहाँ पर चेक कर सकते हो।
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, अगला क्वेश्चन लिया जाए। ब्लैंक स्लाइड लगता है क्रिएट ही करनी पड़ेगी। चलो, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन 1 था ना। नाउ राइट इट क्वेश्चन 2। लाइक कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेक्टर ए अपना है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी अपना है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ओके, i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। ओके, अब देखो जरा यहाँ पर, आपको यहाँ पर लिखना है वेक्टर बी ए, मतलब कि एक ऐसा वेक्टर दिया गया है जिसका इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है और इसका फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है। मतलब सीधा सीधा मेरे को यहाँ पे एक वेक्टर आर निकालना है। ओके, चलिए कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सीधी सी बात है, हमने अभी पीछे देखा था। तो वेक्टर आर यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करके। तो कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे सीधा सीधा वेक्टर आर को ही मान लेता हूँ वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए। तो हमने वहां पे x2 माइनस x1 किया था ना भैया, इसका कोऑर्डिनेट 1 है, इसका इसका भी कोऑर्डिनेट 1 है। तो जरा ध्यान देना यहाँ पे क्या मिलने वाला है? तो 1 - 2 ऑफ i कैप, x2 माइनस x1, प्लस 1 - 3 j कैप, y2 माइनस y1, प्लस z2 माइनस z1, 2 - 1 ऑफ k कैप। ओके, कैसे मिलने वाला है मेरे को ये? अब ये मिल जाएगा मेरे को माइनस ऑफ i कैप माइनस ऑफ 2 j कैप प्लस माइनस ऑफ 2 j कैप देन प्लस k कैप। साइन ओपन करो जरा, माइनस i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप। दिस इज योर वेक्टर आर। नाउ इसका मैग्नीट्यूड देखो यार, कितना मिल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड? इट विल बिकम -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये 1 + 4 + 1 कितना मिल जाएगा मेरे को? √6 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, √6। दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो आर कैप इजिली लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन आर। तो वेक्टर आर कितना है अपना? माइनस ऑफ i कैप माइनस ऑफ 2 j कैप प्लस k कैप अपॉन में √6। खत्म, बस इतना सा ही है। ओके, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं। आइए, तो मैग्नीट्यूड निकालना वैसे बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम होती है नहीं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ। ओके, क्वेश्चन लिखिए, जेई का पूछा हुआ सवाल है ये। इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 2 i कैप प्लस p j कैप प्लस 3 k कैप प्लस 3 k कैप and it is a unit vector and it's a यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन में ही बोल दिया गया कि आपका क्या है? यूनिट वेक्टर है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ पी। अगर ऐसा सवाल पेपर में आ जाए तब क्या करेंगे हम लोग? ध्यान दीजिए, इसने पहले ही बोल दिया कि वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, तो हमें उसको यूनिट वेक्टर के जैसा ही ट्रीट करना पड़ेगा। मीन्स कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर होना चाहिए।
समझ गए? तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या मिलने वाला है मेरे को? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये स्क्वायरिंग वहां पे भाग जाएगी, तो ये 2 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इट विल बिकम 4 प्लस पी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 1। 4 प्लस 9 13, 13 वहां पे जाएगा तो 1 माइनस ऑफ 13, इट विल बिकम -13 ऑफ पी स्क्वायर। -13 में से बनना तो नहीं चाहिए था, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रहा है अपना। क्या किया जाए, नंबर थोड़ा चेंज किया जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मैंने अभी तक सिखाया नहीं है ना। चलो कोई नहीं, इतने पे ही छोड़ दो आंसर। ओके, कोई पॉजिटिव नंबर रहता तो हम लोग उसका स्क्वायर भी किए होते, बट कोई पॉजिटिव नंबर मिला नहीं है, या फिर यहीं पे चेंजेस किए जाएं जरा, 2/3 और इसको 1 किया जाए। कोई ना, जाने दो, छोड़ो। चलो क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। खत्म। ओके, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को? -13 यूनिट्स मिल जाएगी। अदरवाइज ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आता तो हम स्क्वायर रूट लिए होते, सीधे सीधे सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए शुरू करते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब यहां पे एक बात मैं नोट करके लिख रहा हूं, उसको ध्यान में रखना। टू वेक्टर्स शुड हैव two vectors should have common tail. Two vectors should have common tail और head। देखो इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, हेड टू हेड या टेल टू टेल। हम टेल टू टेल फॉलो करते हैं, तो आपको भी वही फॉलो करना है मेरे साथ में। ओके, तो जैसे कि ये एक वेक्टर, अच्छा वेक्टर कहाँ गया बे? जैसे कि ये एक वेक्टर यहाँ पे दिया गया है, लेट इट बी वेक्टर ए। ओके, और एक वेक्टर यहां पे दिया गया है, सीधा हो जा भाई। नहीं होगा, छोड़ो। लेट इट बी वेक्टर बी। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कुछ नहीं करना है, आप लोग चाहो तो इनको जोड़ने के लिए हेड टू हेड भी जोड़ जोड़ सकते हो, या फिर टेल टू टेल भी जोड़ सकते हो। तो हेड टू हेड और टेल टू टेल के बीच में जो एंगल बनेगा वही होगा इनके बीच का एंगल। ओके, तो हम इस स्टेप में नहीं जोड़ेंगे। ये कहाँ से आ गया बे? तो ये हो गया अपना वेक्टर ए, और ये हो जाएगा अपना वेक्टर बी। ओके, सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। और ये जो एंगल होगा, सबको पता है पूरा एंगल कितने का होता है आपका? 2 पाई का होता है। तो थीटा तो यही लेके भाग गया आपका, तो ये एंगल आपको कितना होगा? ये एंगल आपका होगा 2 पाई माइनस थीटा का। ये एंगल आपको किसका होगा? 2 पाई माइनस थीटा का होगा। ओके, चलिए कोई नहीं, आइए। सो वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी, ये एंगल का सिंबल हो गया, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल एक तो थीटा भी है, और एक एंगल 2 पाई माइनस थीटा भी है। कौन कॉल कर रहा है हमको? ओके, चलिए। 2 पाई माइनस थीटा।
अब ध्यान दीजिए कि हम लोगों को कौन सा एंगल कंसिडर करना है। अगर क्वेश्चन सिंगल एमसीक्यू वाला है, ओके, अगर सिंगल चॉइस वाला आंसर है तो अपना आंसर होगा थीटा फॉर सिंगल चॉइस। नहीं तो आंसर तो 2 पाई माइनस थीटा भी पॉसिबल है ना। और अगर मल्टीपल चॉइस है तो ये, ओके, फॉर मल्टीपल चॉइस। आइए तो एक एग्जांपल लिया जाए जरा। जैसे कि ये वेक्टर ए दिया गया है और यहां पर मैंने एक वेक्टर बी दिया हुआ है, ओके, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल दिया गया है 30 डिग्री। तो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमको इसको टेल टू टेल से जोड़ना है बिना वेक्टर को चेंज किए। तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ के देखी है पहले से। कौन सी प्रॉपर्टीज? कि अगर इस वेक्टर को पैरेलली उठा के सामने रखा जाए तो वेक्टर चेंज नहीं होता, टेल टू टेल जुड़ भी गया और इनके बीच में हमको एंगल भी मिल गया। तो यहां पर एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना हो गया आपका? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना हो गया? 30 डिग्री हुआ? बिल्कुल भी नहीं। हम ये वाला एंगल भी लेंगे, कितना होगा ये? 330 डिग्री। 30 डिग्री और 330 डिग्री। क्लियर एकदम? समझ गए आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर, या फिर यहीं पे क्वेश्चन लिखा जाए? वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इनके बीच में ये एंगल है आपका 50 डिग्री, ओके। तो अब क्या किया जाए? अगले स्लाइड पे लिया जाए? जगह हो तो सकती है वैसे चाहे तो। चलिए तो इसी को दोबारा कॉपी करो यार यहाँ पे। दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए तो यहाँ पर एक काम कीजिए, इस वेक्टर को जो है ना जरा शिफ्ट कीजिए। अगर मैं इस वेक्टर को जरा यहाँ पे ना एक डॉटेड लाइन भी खींच देता हूँ रेफरेंस के लिए, ताकि वो एंगल हमें पता चलता रहे। ठीक है। तो अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो ये तो मिल गया मेरे को वेक्टर ए। तो इनके बीच में ये एंगल मेरा कितना होगा? अगर ये 50 डिग्री है तो ये रिमेनिंग एंगल मेरा कितना मिलने वाला है? मेरे को सोच के बताइए जरा। ये मेरा होगा 130 डिग्री, ओके, 130, क्योंकि ये पूरा तो 180 का होगा ना, समझे? बट हम यही एंगल से शांत थोड़ी बैठने वाले हैं। हमें ये वाला एंगल भी तो चाहिए होगा। कौन सा वाला? ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल भी हमें चाहिए होगा। तो अगर ये 130 है तो ये एंगल कितना होगा आपका? ये टोटल एंगल आपका होगा 230 डिग्री का। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना मिल गया आपको? 130 डिग्री और 230 डिग्री। ठीक है। चलो, आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए, एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर
एक ऐसा वेक्टर, इनका नेमिंग करिए। वेक्टर बी, वेक्टर ए, and this is your vector c. Okay, now this is 90 minus theta and this is theta. अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ओके, अब ध्यान देना है कि मुझे क्या निकालना है। मैं उसके पहले आपको कुछ वैल्यूज दे दूं कि लेट इट बी कि वेक्टर बी का जो साइड है वो 4 है और ये जो है वो 3 है। ओके, तो आई गेस कि आपको एंगल समझ में आ गया होगा। थीटा आपका बनने वाला है 37 डिग्री और 90 माइनस थीटा आपका होगा 53 डिग्री का। बहुत बढ़िया, चलिए इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आप सबने लगा ही लिया। फिर इतना गिवन क्वेश्चन है तो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी एंड सी एंड ए। ओके, सबके बीच में एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर वेक्टर ए एंड बी एंड सी एंड सी एंड ए। ओके, क्योंकि अगर ये सब इतना है तो सी की वैल्यू 5 नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। चलिए अब एक एक को आगे लेके आते हैं। तो सबसे पहले हमको ये एंगल मिल गया, तो ये एंगल आपका कितना बनेगा? ये एंगल बन जाएगा आपका 53 डिग्री और ये बन जाएगा आपका 37 डिग्री। तो अब निकालेंगे कैसे? सबसे पहले निकालते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी जो मिल रहा है सामने सामने। कुछ नहीं करना है, इसको आगे शिफ्ट कर दो यार। ओके, और यहाँ पर डाल दो एक डॉटेड लाइन फॉर रेफरेंस पॉइंट, ये वाला लाइन। ओके, तो यह हो गया आपका वेक्टर बी। तो अगर ये 37 डिग्री है तो ये एंगल आपका कितना होगा? सोच के बताइए जरा। अगर ये 37 डिग्री है तो 180 माइनस 37 ये आपका होगा 143 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज 143 डिग्री। और एक एंगल और लिखेंगे हम लोग जो 360 से माइनस होगा, ये वाला क्या हो जाएगा? वो 217 डिग्री। ओके, 217 डिग्री। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब किसको लिखें? वेक्टर ए एंड सी लिखते हैं। चलिए चलो, तो अब लेते हैं इस वाले को, ए और सी निकालते हैं अब। ये 53 डिग्री, ये 37 डिग्री। तो ए और सी निकालना है तो थोड़ा इसको आगे खसकाओ। चलिए, तो अगर वेक्टर सी को मैंने पैरेलल शिफ्ट किया तो ए और सी क्या हो गए? टेल से टेल अटैच हो गए। कुछ नहीं करना है आपको, बस माइनस करना है 153 माइनस 180 डिग्री। बताइए जरा कितना आएगा इसका आंसर? 180 माइनस 53 डिग्री। ओके, दैट विल बिकम 127 डिग्री। 127 डिग्री। क्या यही आंसर लिखेंगे हम? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, हम इसका ये वाला एंगल भी लिखेंगे। ओके,
विच इज योर 360 माइनस 217 डिग्री। सॉरी 127 है ना, 360 माइनस 127, 360 माइनस 127, दिस इज 233 डिग्री। ओके, सो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी, एंगल बिटवीन ए एंड सी इज 127 डिग्री और 233 डिग्री। ओके, बाकी का निकाल लेना यार। ओके, बाकी अगर इसका वैल्यू आपको याद नहीं आया तो यार सीधा सीधा रेशियो ले लो ना, टेन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, इट विल बिकम 3/4। नाउ योर थीटा विल बिकम 37 डिग्री। ऐसे भी याद कर सकते हो अगर 3 4 5 का रेशियो याद नहीं होगा तो, बाकी याद होगा तो यहां तक कभी जाओगे ही नहीं। ओके, रुको, ये एरो गलत बना है, ये एरो ऐसे आएगा पूरा। ओके, चलिए, तो ए एन बी निकाल लेना आप लोग। ए एन बी मतलब ए एन बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, वो तो यहाँ से दिखाई दे रहा है हमको सीधा सीधा। इसको यहाँ पे नीचे शिफ्ट करूंगा तो एंगल बिटवीन ए एंड बी अपने को 90 डिग्री मिल जाएगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 90 डिग्री, और बचा हुआ कितना हो जाएगा 270 डिग्री, टेल टू टेल ना, और 270 डिग्री। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए जरा, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज 0 और कंडीशन दिया गया है एंड magnitude of vector A is equals to magnitude of vector B is equals to magnitude of vector C, then find vector A and vector B, angle between vector A and vector B, angle between vector C B and vector C, and angle between vector C and vector A। ओके, चलिए तो देखिए जरा, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, मतलब ध्यान में रखिए कि इसका इनिशियल का टेल और फाइनल का हेड एक ही पॉइंट पे आके मिलने वाला है, जो सिर्फ एक ही शेप में पॉसिबल है, दैट इज योर इक्विलैटरल ट्रायंगल। दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही ये चीज पॉसिबल होगी, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है ना इसके लिए। बस, तो अगर ऐसा कोई वेक्टर ट्रायंगल बन रहा है जहां पर ये आपका होगा वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी एंड दिस इज योर वेक्टर सी, तो ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और इन तीनों का रिजल्टेंट भी सेम हो जाएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोग एक साइकिल में घूम के वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जा रहे हैं। ओके, तो अगर ए प्लस बी को मैं जोड़ता हूं, ओके, तो ये इनिशियल का टेल और फाइनल का हेड, या फिर ये इनिशियल का टेल और फाइनल का हेड, सी वाला रिजल्टेंट आपका बन रहा है। ओके, चलिए, अच्छा इस क्वेश्चन को ना ऐसे भी दिया जा सकता था, अगर लिखने वाला चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, एफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर। तब हम लोग इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखते, क्या लिखते कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज प्लस वेक्टर सी, ऐसा हो रहा है। ओके, और अगर लिखने वाला चाहता तो कैसा लिख सकता था क्वेश्चन को, कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2b, ओके, इज इक्वल्स टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। मीनिंग सबका सेम यही है, फाइनल सब लोग यहीं पे पहुंचेंगे, बस लिखने का तरीका क्या है उसका अलग अलग है। ओके, चलिए,
तो अब जरा यहाँ पे एंगल निकाला जाए। हालांकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये अंदर वाला एंगल यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, इट विल योर 60 डिग्री। लेकिन अपने को ये एंगल तो चाहिए नहीं, अपने को चाहिए टेल टू टेल वाला एंगल। अब यहाँ पे सब इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब कि सबका एंगल यहाँ पे अंदर अंदर के साइड में सेम है, तो बाहर के साइड पे तो सबका सेम ही होगा, बस वो एंगल अलग होगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे वेक्टर ए को आगे घसकाते हैं, मतलब पैरेलल शिफ्ट करते हैं बाय यूजिंग इट्स प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ये एंगल कितना है अपना अपना ये एंगल है 120 डिग्री। तो सबके लिए वो 120 डिग्री ही तो होगा मेरे प्यारे भाई, सबके लिए वो 120 डिग्री ही होगा सबके लिए। कैसे शिफ्ट करूं अब, ओके ऐसे हो जाएगा ये शिफ्ट। तो बारी बारी से जैसे हम लोग सबको शिफ्ट करेंगे तो ये एंगल हमको 120 डिग्री ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 120 डिग्री, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज 120 डिग्री, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए इज 120 डिग्री। ओके बच्चों, तो आई गेस कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके तो यहाँ पे अपना एंगल बिटवीन वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स पूरा कंप्लीट होता है। आई गेस कि आपको ये पूरा सब कुछ जैसे अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है। बस अच्छे से वेक्टर्स को रिवाइज करना, क्योंकि वेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपका बेस बनाता है, और जितना अच्छा आपका बेस होगा उतना ही अच्छा आपका आगे जाके आप लोग बाकी सारे चैप्टर्स को कवर कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो अब अगला टॉपिक हम लोग कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, अपना अगला टॉपिक होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर। ओके अब यहाँ से अपना रियल वेक्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि अपने को देखो क्या 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 पढ़ना है अभी, ट्रायंगल लॉ पढ़ना है, फिर उसके बाद में अपना आर मैक्स आर मिनिमम और इक्वल मैग्नीट्यूड वाला केस है, फिर उसके बाद में डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इतना करने के बाद में सिर्फ वेक्टर पे तब दबा के सवाल करने हैं हमको। ओके तब 2 से 3 लेक्चर केवल क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग, अराउंड कुछ है अपने पास 150-200 क्वेश्चन का स्टॉक, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके तो अगला टॉपिक है अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके इसको अच्छे से रिवाइज करके इसी लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके तो आपको अगर लेक्चर्स के नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको वो ये वाले चैनल पे मिल जाएंगे, और अगर डिस्कस करना है डाउट्स वगैरह तो आपको ये वाले चैनल पे मिल जाएंगे। ओके बच्चों चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछते रहिए, या फिर डिस्कशन ग्रुप में अपना डाउट आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। ओके चलिए बाय बाय।